स्वागत है आपका झुनझुनवाला एयरलाइंस में। पर क्या ये प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, वही जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और वीडियो को आखिर तक देखना, एंड में एक सरप्राइज है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहले ना मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, थोड़ा पास आओ और ध्यान से सुनना। तो अगर आपको मिलियनेयर बनना है ना, सिंपल, आपको $1 बिलियन लाने हैं और एक एयरलाइन कंपनी शुरू कर देनी है, बन जाओगे मिलियनेयर कुछ साल में। अगर आप बोलोगे भैया क्या बावले वाला जवाब दे रहे हो, तो भाई ये मेरा कोट नहीं बल्कि बिलियनेयर रिचर्ड ब्रांसन, जो कि फाउंडर है वर्जिन ग्रुप के, जिनके अंडर 300 से भी ज़्यादा कंपनीज आती है और उन्होंने कई सारे एयरलाइन कंपनीज जैसे वर्जिन अटलांटिक, वर्जिन ब्लू इत्यादि शुरू किया है, उनका ये कोट है। और वैसे अगर आप देखें तो यार राकेश झुनझुनवाला भी बिलियनेयर है, तो क्या उनके साथ भी वही होगा जो विजय माल्या, नरेश गोयल और 60 से भी ज़्यादा इंडिया की एयरलाइन कंपनीज के साथ हुआ। और ये तो यार बिलियनर्स हैं। आप एयर इंडिया की हालत देख लो, मतलब गवर्नमेंट ने इतने रिसोर्सेज, इतने हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी एयर इंडिया को संभाल नहीं पाए। बट दूसरी तरफ यार राकेश झुनझुनवाला एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बहुत पैसा उन्होंने शेयर मार्केट से कमाया है। तो एयरलाइन कंपनी शुरू करने से पहले तो उन्होंने अच्छा खासा रिसर्च किया ही होगा। तो जब अभी रिसेंट अनाउंसमेंट आई कि राकेश झुनझुनवाला अपना एयरलाइन शुरू करने वाले हैं, अकासा एयरलाइंस, जिसमें वो $35 मिलियन यानी करीब 265 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 40% उनका स्टेक होगा और उनका प्लान है कि यार अगले 4 साल में उनके 70 एयरलाइंस होंगे। तो लोग चौंकेंगे कि भैया ये किस इंडस्ट्री में वो घुस रहे हैं, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए। यहाँ तो सबके पैसे डूबते हैं। बट क्वेश्चन ये भी आएगा कि यार एयरलाइन इंडस्ट्री में पैसे डूबते क्यों हैं, पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसका आंसर तो यार खुद लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो वॉरेन बफे ने 1989 में यूएस एयर में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था। वहाँ पे उनको अच्छा खासा रिटर्न तो मिला नहीं, बट जो इन्वेस्ट किए थे वो पैसे वापस मिल गए। पर फिर से वॉरेन बफे को खुजली हुई कि यार मुझे कुछ ताबड़तोड़ करना है, कुछ अलग करना है। तो 2016-2017 के अराउंड उन्होंने यूएस के 4 सबसे बड़े एयरलाइंस, जो कि डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस और साउथवेस्ट एयरलाइंस में काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, करीब $8-9 बिलियन इन्वेस्ट किए। उसके बाद उनको लग रहा था कि यार ज़बरदस्त रिटर्न आएगा, पर फिर जब पैंडेमिक आया, पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया और वॉरेन बफे को अपने सारे एयरलाइन स्टॉक करीब $4.3 बिलियन में बेचने पड़े। मतलब 5 साल में उनको $5 बिलियन का लॉस हो गया एयरलाइन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के बाद। और उतना तो यार नेटवर्थ राकेश झुनझुनवाला का है भी नहीं। और तब से वॉरेन बफे ने बोला कि भैया एयरलाइन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मतलब आग के साथ खेलना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। उनका रीजन ये था कि एयरलाइन इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत हाई अमाउंट कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपको एरोप्लेन खरीदने या लीज करने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। फिर जो एयरप्लेन के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग यूनियंस होता है, तो आपको अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ती है, अच्छे खासा बेनिफिट देना पड़ता है। और इतना जब आप खर्चा करके फाइनली एयरलाइन को लॉन्च करते हो, आप देखते हो कि यार एयरलाइन के टिकट्स एक कमोडिटी की तरह बिकते हैं। मतलब एयरलाइंस अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अपना एक अलग सा ब्रांड नहीं बना पाते हैं। तो फिर जिस एयरलाइन की सबसे सस्ती टिकट होती है, लोग वही टिकट खरीद लेते हैं, तो इससे प्रॉफिट घंटा बनेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यार एयरलाइन इंडस्ट्री बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, आपको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा एरोप्लेन के टिकट में एक बहुत बड़ा वेरिएबल कॉस्ट होता है उनके एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस का। और ये तो भैया डिपेंड करता है कि भैया मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। तो ये तो मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बताए। इंडिया में तो यार ये इंडस्ट्री और भी रेगुलेटेड है। डीजीसीए टिकट्स के प्राइसेस पे भी कैप लगा देती है। मतलब जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है, और उस टाइम एयरलाइंस के पास मौका होता है ज़्यादा पैसे कमाने का, बट वो अपने हिसाब से कुछ भी प्राइसेस रख नहीं पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के जो मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे अच्छे स्लॉट्स मिलना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सारे स्लॉट्स एग्जिस्टिंग एयरलाइंस के पास हैं। और ऊपर से यार पैंडेमिक चल रहा है, जिसमें आपको पता ही है कि यार कितने एयरलाइंस डूबे हैं, बाकी सारे एयरलाइंस लॉसेस में हैं। तो लग नहीं रहा कि यार लिटरली राकेश झुनझुनवाला अपने पैरों पे हथौड़ी मार रहे हैं। बट भैया राकेश झुनझुनवाला भी तो स्मार्ट हैं। उनका कहना है कि यार लोग बोलते थे कि यार शेयर मार्केट में पैसे डूबते हैं, मैं तो यार बिलियनर बन गया। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला ने एक्चुअली एयरलाइन इंडस्ट्री में पैसे कमाए हैं। तो 2014 में राकेश झुनझुनवाला ने स्पाइस जेट में 13 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। तब एक शेयर का प्राइस करीब 17.88 रुपीज़ था और लोगों ने बोला कि भैया अब तो राकेश झुनझुनवाला गए। बट अभी स्पाइस जेट का शेयर प्राइस 75 रुपीज़ से ज़्यादा है। मतलब उनको 400% का रिटर्न मिला है 7 साल में। तो क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने पैसे कमाए हैं, तो इसीलिए शायद वो इस इंडस्ट्री में घुस रहे हैं। बट इसके अलावा भी उनके कई सारे रीजंस हैं, हम एक एक करके आप डिस्कस कर ही लेते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है।
ये राकेश झुनझुनवाला ने भी बोला है कि यार वो बहुत बुलिश हैं एयरलाइंस के डिमांड के ऊपर। और एक्चुअली में पैंडेमिक से पहले इंडिया का जो एविएशन सेक्टर था ना, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर था पूरे दुनिया में। और वैसे भी यार इंडिया का जो एविएशन मार्केट है ना, बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा सिटीज़ हैं, और एयरलाइंस बहुत हमारी कम है। धीरे धीरे जैसे लोग और अमीर होते जा रहे हैं तो एयरलाइंस का यूसेज बढ़ेगा, तो इससे राकेश झुनझुनवाला के एयरलाइंस को भी फायदा होगा। दूसरा रीज़न है कि यार इंडियंस को सस्ती चीज़ें पसंद है। तो पहले यार फुल सर्विस एयरलाइन चलती थी जैसे कि एयर इंडिया, जेट एयरवेज, फिर लो कॉस्ट एयरलाइंस आई जैसे कि इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट। पर राकेश झुनझुनवाला अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर लॉन्च कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया ये लो कॉस्ट कैरियर और अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर में फ़र्क क्या है? तो बाहर की कंट्रीज़ में इन दो कैटेगरीज में काफ़ी फ़र्क है। लो कॉस्ट कैरियर्स एक ही टाइप के प्लेन्स खरीदते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग में ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। उसके बाद प्लेन में सिर्फ एक ही क्लास की टिकट्स होती है, ये बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास ये सब नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबको सस्ती टिकट चाहिए। ये एक सिटी से दूसरे सिटी डायरेक्ट जाते हैं, बीच में कम स्टॉप ओवर रखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि मेट्रो सिटी के मेन एयरपोर्ट में ना एंट्री मार के उसके आसपास के छोटे एयरपोर्ट्स में लैंड करवाएं प्लेन को, क्योंकि वहाँ पे खर्चे कम होते हैं। और इसके अलावा ये जो अपने टिकट्स हैं थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ना यूज़ करके डायरेक्टली खुद ऑनलाइन बेचते हैं, ताकि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन भी ना देना पड़े। अब जो अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स हैं वो इससे भी ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब वो हर एक चीज़ को अनबंडल कर देते हैं, तो आपका सीट का खर्चा एक होता है। इसके अलावा अगर आप एक भी बैग लेके जाते हो तो उसके खर्चे अलग होते हैं। इसके अलावा ये हर जगह को एक एडवर्टाइजिंग स्पेस बना देते हैं, चाहे वो लगेज के बिन्स हो, पेपर कप्स हो, फूड पैकेजिंग हो, फोल्डेबल ट्रेज हो इत्यादि। बेसिकली जितना कम कॉस्ट किया जा सके उतना वो करते हैं। और ये जो अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स हैं जैसे बाहर रयान एयर है, यूएस में स्प्राइट है, ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। बट इंडिया में लो कॉस्ट एयरलाइंस, अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि पहली बात सारे एयरलाइंस मेट्रो सिटीज़ में सेम ही एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, चाहे वो आप फुल सर्विस एयरलाइंस हो या लो कॉस्ट एयरलाइंस हो, तो टैक्सेस आपको उतने ही देने पड़ते हैं। उसके बाद डीजीसी अलाउ नहीं करता है कि यार आप एयरप्लेन टिकट्स भेजो बिना बैगेज अलाउंस के, तो कैबिन लगेज तो आपको पैसेंजर को लाने देना ही पड़ेगा फ्री में। इसके अलावा इंडिया में मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ही बिकता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन टिकट बुकिंग का पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि राकेश झुनझुनवाला कहाँ कॉस्ट बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है। क्या पता वो नए नए तरीके ढूंढ ले पैसे कमाने के, और हर चीज़ को अगर वो एज ए एडवर्टाइजिंग स्पेस बेचे तो अच्छा खासा वो कमा सकते हैं। तीसरा रीज़न है कि यार मेट्रो सिटीज़ के अलावा भी रीजनल रूट्स में भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपका रांची, सूरत, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, वाराणसी, यहाँ पे भी काफ़ी लोग अब फ्लाइट्स ले रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का उड़ान स्कीम भी है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि यार छोटे शहरों पे ज़्यादा फ्लाइट जाए। और दूसरी तरफ यार जो ट्रेन के टिकट्स हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो AC 3 टायर के प्राइस हैं और एयरप्लेन के टिकट के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला के एयरलाइंस को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा अगर वो अपना प्राइस कम कर सकते हैं AC के 3 टायर कॉस्ट से। अब वो कैसे करेंगे वो तो यार टाइम ही बताएगा। तो नेक्स्ट रीज़न है यार, एक तरफ से पैंडेमिक है और आप बोल सकते हैं कि यार ये सबसे बुरा टाइम है एयरलाइंस लॉन्च करने का, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब प्रॉफिटेबल होंगे। बट दूसरे एंगल से देखेंगे तो आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि सारी इंडियन एयरलाइंस अब काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में है। गो एयर कब से IPO करने की कोशिश कर रही है, वो कर नहीं पा रहे हैं। स्पाइस जेट तो पिछले 5 क्वार्टर से लॉस ही दिखा रही है, और इंडिगो एयरलाइंस भी लॉस में है। दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट शेयर 50% ज़्यादा हो गया है, तो मतलब यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटर कुछ नया करे तो मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नए एयरप्लेन्स अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि एयरलाइंस ने बहुत पहले से ही बोइंग और एयरबस को ऑर्डर दे दिए होते हैं। बट पैंडेमिक के आने के बाद बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज बंद हुई हैं और ये सारे अपने एयरलाइंस वापस इन कंपनीज को दे रहे हैं। तो अकाशा एयरलाइंस को ये एयरलाइंस बहुत सस्ते में लीज में मिल सकते हैं, और इससे उनका जो इनिशियल फिक्स्ड कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और सबसे फाइनल पॉइंट जो कि एक्चुअली में अकाशा एयरलाइंस को एक सक्सेस बना सकती है वो है कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। तो भैया जैसे कि मैंने आपको बोला कि 40% स्टेक उनके पास रहेगा। इसके अलावा 15% स्टेक करीब विनय दुबे को मिलेगा, जो कि पहले जेट एयरवेज के CEO थे। 10% से थोड़ा कम स्टेक आदित्य घोष को मिलेगा, जो कि इंडिगो एयरलाइंस के CEO थे करीब 10 साल तक, और उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस को एक छोटे से एयरलाइंस से लेके इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस बनाया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बना रहे हैं। बाकी भी कई जेट एयरवेज के सीनियर प्रोफेशनल्स अकाशा एयरलाइंस में काम करेंगे, और इस स्ट्रॉन्ग टीम के साथ जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है इंडियन एयरलाइंस मार्केट में, उससे उनको काफ़ी फायदा होगा। और वैसे भी यार वो शुरुआत में $35 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट यार उनका खुद का नेटवर्क $3 बिलियन है। मतलब अभी तो यार वो अपने नेटवर्क का
1% से भी कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। बट क्या आपको लगता है कि क्या राकेश झुनझुनवाला इतने टफ मार्केट को क्रैक कर पाएंगे? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताना। और कंज्यूमर्स के लिए तो फ़ायदा ही होगा, एक और नया ऑप्शन मिलेगा और शायद राकेश झुनझुनवाला जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट्स में और अच्छी टीम बनाई हुई है, शायद वो एक्चुअली एक ऐसा चीज़ कर लें जो कि दुनिया की कोई भी एयरलाइन कंपनी ना कर पाई हो। और उसके बाद अगर वो एयरलाइन मार्केट को क्रैक कर लेते हैं तो यार उनका ग्रोथ बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी केस स्टडी राकेश झुनझुनवाला के अकासा एयरलाइंस पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर देना। और हाँ यार, जो मैं आपको सरप्राइज की बात कर रहा था, हम वापस लाइव पिचिंग स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्टअप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। याद है ना वो जो हमने सस्ता शार्क टैंक किया था IIT बॉम्बे के साथ कोलैबोरेट करके? तो उसके लिए यार हमने गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर अपना पिच डेक प्रेजेंट करके फीडबैक लेना हो तो उसकी डिटेल्स आप गूगल फॉर्म में भर देना। और हम धर्मवीर सिंह चौहान जो कि को-फाउंडर है हॉस्टल के, उनके साथ बैठ के ये लाइव पिचिंग सेशन बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। जोधपुर गए थे तो यार उनको कन्विंस कर ही लिया फिर से ये सेशन शुरू करने के लिए। और आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।